नमस्कार साथियों, VA24 में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। पहले एक बार संक्षेप में हेडलाइन देखते हैं, उसके बाद में इनसे संबंधित प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है उन पर चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे प्रत्येक घटना को। तो पहली न्यूज है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बांग्लादेश दौरे को स्थगित कर दिया है, जो मूल रूप से दिसंबर 2025 में निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटक ने जो तीर्थयात्रियों के लिए नेग्लेरिया फाउलरी के खतरे पर एक परामर्श जारी किया है कि उनके स्वास्थ्य से संबंधित एक सलाह जारी की है, जो तीर्थयात्रियों के लिए संक्रामक से बचाव के लिए सुरक्षा उपाय अपनाने का एक आग्रह किया है। नेक्स्ट देखते हैं, गूगल ने आधिकारिक तौर पर जेमिनी 3.0 का अनावरण किया है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार में एक बड़ी छलांग है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मल्टीमॉडल के रूप में प्रसंगित जेमिनी 3.0 अत्याधुनिक तर्क और उन्नत तकनीकी से लैस है। नेक्स्ट देखते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग के नवीनतम संस्करण के में स्वीडन का विश्वविद्यालय क्यूएस विश्वविद्यालय इस रैंक में शीर्ष स्थान पर पहुंचा है। नेक्स्ट देखते हैं, पैरासोशल को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का एक शब्द 2025 से घोषित किया गया है। यह लोगों के द्वारा मशहूर हस्तियों, प्रभावशाली व्यक्तियों और अन्य लोगों के साथ बनाए जाने वाले एक तरफा भावात्मक संबंधों में बढ़ती सार्वजनिक रुचि को ये दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत ने शानदार बढ़त दर्ज कर ली है, जिससे कई संस्थानों ने अपनी वैश्विक स्थिति में सुधार किया है और यह रैंकिंग वैश्विक उच्च शिक्षा में भारत के बढ़ते प्रभाव से संबंध है इसका। और फिर देखते हैं, ट्रिस्ट 01 कोप 30 जो है कोप 30 में एआई ब्लॉकचेन जलवायु शासन मंच का शुभारंभ कर दिया है। प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ट्रिस्ट 01 के द्वारा पेरिस समझौता एकीकृत प्लेटफॉर्म का अनावरण करने के साथ ही कोप 30 में एक नई जलवायु शासन प्रौद्योगिकी के केंद्रीय स्थान प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, कोप 30 जो है ये कंबोडिया औपचारिक रूप से वैश्विक जीवाश्म ईंधन प्रसार संधि के लिए आह्वान करने वाले देशों के बढ़ते गठबंधन में शामिल हो गया है, जो बेमेल में कोप 30 में एक महत्वपूर्ण क्षण है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, केंद्र ने ताप विद्युत संयंत्र में MSW चारकोल के सह प्रज्वलन पर नीति का अनावरण किया है। कोयला जो है चारकोल यानी कि केंद्र सरकार ने आधारित जो ताप विद्युत में बायोमास पैलेट्स और नगर निगम के ठोस अपशिष्टों से प्राप्त टोरफाइड चारकोल के सह प्रज्वलन को अनिवार्य करने के लिए एक व्यापक नीति पेश की है। और अब देखते हैं इससे संबंधित आज के संबंधित जो न्यूज हैं, इनसे जो करंट अफेयर बने हैं जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है, 19 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है इंटरनेशनल मेंस डे के रूप में से मनाते हैं 19 नवंबर को।
19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पुरुषों के स्वास्थ्य, भलाई, मानसिक स्वास्थ्य, पॉजिटिव रोल और मॉडल्स और समाज में पुरुषों के योगदान के प्रति जागरूकता भी बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने भारत बांग्लादेश जो महिला व्हाइट बॉल सीरीज को कब स्थगित कर दिया गया है? कब तक स्थगित कर दिया गया है? अभी दिसंबर 2025 तक जो है इसे स्थगित किया है। बीसीसीआई जो है, यानी कि बीसीसीआई का मतलब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इसने क्या किया, ये सभी जो है ये महिला क्रिकेट टीम या पुरुष क्रिकेट टीम उनका जो है संचालन करते हैं, उनका सभी जिम्मा इनके पास होता है। ये एक प्राइवेट संस्था है, सरकारी संस्था नहीं है, ये एक प्राइवेट संस्था है और जो ये सभी निर्णय इनके लेती है बीसीसीआई ने। भारतीय महिला टीम का बांग्लादेश दौरा जो पहले 2025 में होना था, अब उसे दिसंबर 2025 तक स्थगित कर दिया है। फिर देखते हैं कि फिर जो है नेक्स्ट है, किस राज्य ने ब्रेन ईटिंग अमीबा को लेकर जो है तीर्थयात्रियों के लिए एडवाइजर जारी कर दिया है? वो क्या है? कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक ने सबरीमाला यात्रियों के लिए जो है एक संक्रामक मामले के बाद जो है एडवाइजर जारी की है। ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या है, इसे जानते हैं। ये आप इसे देख सकते हैं। ये एक सूक्ष्म जीव है जो नाक के द्वारा हमारे शरीर में जाता है, और ये आप देख सकते हैं फोटो से जरिए, एक सूक्ष्म जीव है और नाक के द्वारा ही ये खाने से हमारे शरीर में नहीं जाता, ये नाक के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और जो इसका मृत्यु रेशो बताया गया है वो 95% प्लस इसकी मृत्यु दर में बताई जा रही है कि इससे व्यक्ति मरने के चांस इतने हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा जो है ये नेगलिया फाउली, यह एक सूक्ष्म जीव है जो आमतौर पर गर्म मीठे पानी में पाया जाता है, जैसे तालाब में पाया जाता है, झील में भी ये पाया जाता है, सूक्ष्म जीव है। और ये गर्म पानी के झरने में पाया जाता है और स्विमिंग पूल में भी पाया जाता है। लेकिन अगर पानी अगर साफ नहीं हो तो वहां भी ये पाया जाता है। इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दिमाग के जो ऊतकों को पर ये हमला करता है। यह शरीर में कैसे प्रवेश करता है? सिर्फ नाक के रास्ते से ही प्रवेश करता है। हमने अभी एक इमेज के माध्यम से देखा है कि नाक के माध्यम से ही जो है शरीर में प्रवेश करता है, जैसे हम तैरते समय या डुबकी लगाते समय या नहाते समय ही प्रवेश कर लेता है। खाने या पीने से शरीर में नहीं जाता, ये भी आप याद रखिए पॉइंट। यह एक बीमारी पैदा करता है, पाम प्राइमरी एमीबा मेनिंगो एनसेफलाइटिस एक नाम की एक बीमारी है, उसे ये पैदा करता है, प्राइमरी अमीबा मेनिंगो एनसेफलाइटिस। इसमें होता क्या है, ब्रेन ईटिंग अमीबा नामक जो गंभीर बीमारी है दिमागी संक्रमण पैदा करता है। इसमें जो होता है तेज बुखार हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, गर्दन में अकड़न हो सकती है और दौरे भी पड़ सकते हैं। इससे बेहोशी भी हो सकती है और कुछ दिनों में मौत भी हो जाती है। इसकी मृत्यु दर इतनी ऊंची है, देखकर भी अचंभे होंगे कि ये 95% से भी अलग है। आप ये मान लें कि लगभग मृत्यु तय है। इससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? इससे बचाव के लिए हम गंदे तालाबों या झीलों में तैरने से बचें, साफ सफाई वाले स्विमिंग पूल का ही प्रयोग करें और जब हम पानी में डुबकी लगाएं तो नाक बंद कर लें। गर्म स्थिर पानी में तैरने से बचें और जो है
हेड टिप न लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने अपना सबसे उन्नत एआई मॉडल जेमिनी 3.0 कब लॉन्च किया है? ये क्या है? 19 नवंबर को। ये आप देख सकते हैं जेमिनी 3.0। गूगल ने 19 नवंबर 2025 को जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली मल्टी मॉडल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बताया जा रहा है। नेक्स्ट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी सुस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में किस देश की यूनिवर्सिटी शीर्ष पर पहुंची है? ऑप्शन नंबर इसका बी है, स्वीडन। ऑप्शन नंबर डी है स्वीडन। सुस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में जो है ये स्वीडन की यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है। नेक्स्ट है 2025 का कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? वो पैरासोशल को। पैरासोशल को चुना गया है 2025 का। नेक्स्ट है भारत ने जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन किया है? वैश्विक रैंकिंग में सुधार में किया है। यहाँ कुछ प्रमुख उदाहरण ये दिए गए हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यानी कि आईआईटी ने भी इस बार 123वां स्थान प्राप्त किया है, जो अब तक का उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा है। एक फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, आईआईटी कानपुर ने भी रैंकिंग में काफी उछाल दिखाया है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 41% भारतीय संस्थानों ने इस साल रैंकिंग में सुधार दर्ज कराया है। अब देखते हैं कोप 30 में, इसे समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। कोप 30 क्या है इसे समझते हैं। और किस स्टार्टअप ने एआई ब्लॉकचेन आधारित क्लाइमेट गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये किया है ट्रिस्ट 01 ने किया है। क्लाइमेट स्टार्टअप ट्रिस्ट 01 ने कोप 30 में पेयर एग्रीमेंट इंटीग्रेट प्लेटफॉर्म पेश की है। सबसे पहले हम समझते हैं कोप 30 क्या है। कोप की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की बैठक है। ये कोप जो है किसका हिस्सा है? कोप है UNFCCC की मीटिंग होती है, उसी का ये हिस्सा है। इसकी आप फुल फॉर्म देखते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसका ये हिस्सा है। कोप हर साल होती है। पहली कोप कब हुई थी? 1995 में शुरू किया गया था, और इससे सबसे हाल की जो लेटेस्ट है वह कोप 29 यानी कि कोप 29 2024 में अजरबैजान में की गई थी, और जो कोप 30 जो होगी 2025 में ब्राजील बेलम शहर में ये आयोजित हो रही है। इसलिए कोप 30 यूएन की जो है 30वीं वार्षिक बैठक है, 2025 में ये आयोजित हो रही है। कोप 30 में ट्रिस्ट 01 क्या है? यह एक भारतीय स्टार्टअप है। इसका पूरा नाम जो है ट्रिस्ट 01 है। यह कंपनी 2 तकनीकों पर काम करती है। यह कंपनी
दो तकनीकों पर काम करती हैं, यानी कि एआई, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं, और एक ब्लॉकचेन। ये दो तकनीकों पर कार्य करती हैं। COP30 में ट्रिस्ट ने क्या किया है कि ट्रिस्ट 01 ने COP30 के दौरान एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। PAIIP ट्रिस्ट 01 क्यों महत्वपूर्ण हुआ? ये भारतीय स्टार्टअप है, इसका काम विश्व स्तर पर उपयोग हो रहा। यह प्लेटफॉर्म विकासशील देशों के लिए मुफ्त में दिया जा रहा है। इससे जलवायु कार्यवाही में जो है पारदर्शिता बढ़ेगी। एआई प्लस ब्लॉकचेन वाला जो क्लाइमेट प्लेटफॉर्म है, इसका काम क्या है? इसका काम है देश के कार्बन उत्सर्जन के डेटा को ट्रैक करना और इन्हें सही सही और पारदर्शी तरीके से रिकॉर्ड करना। ब्लॉकचेन से डेटा को छेड़छाड़ रहित बनाना और एआई से रिपोर्ट और विश्लेषण बनाना इनका कार्य है। सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जैसे भारत या फिर ब्राजील, कोई भी देश कितनी CO2 छोड़ रहा है और उसके प्रति क्या सुधार कर रहा है, क्या दिक्कत है, यह प्लेटफॉर्म सब कुछ ऑटोमेटिक और भरोसेमंद तरीके से दिखाता है। यह चीज पेयर एग्रीमेंट को लागू कराने में मदद करती है, इसलिए इसका नाम PAIIP रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने COP30 में जो है COP30 में फोसिल फ्यूल ट्रीटी कोलिएशन को समर्थन किया है? कोलिएशन को समर्थन दिया है, वो है भारत, सॉरी कंबोडिया ने दिया है। ऑप्शन नंबर इसका सी है, ऑप्शन नंबर सी। COP30 ने कंबोडिया में फोसिल फ्यूज जो है ट्रीटी कोलिशन, यह एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है, इंटरनेशनल कोलिशन है, जो विश्व को कोयला, तेल, गैस जैसे जो फोसिल फ्यूल से दूर ले जाकर एक स्वच्छ नवीनीकरण ऊर्जा आधारित भविष्य की ओर बढ़ाने की मांग करता रहा। यह क्या है? इसका है फोसिल फ्यूल ट्रीटी। इसका काम क्या है कि वैश्विक अभियान आंदोलन है ये, जिसमें देश या शहर या वैज्ञानिक, सामाजिक संगठन या फिर नागरिक भी शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि दुनिया में फोसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन या ट्रीटी बनाए, यानी एक वैश्विक समझौता है जो फोसिल फ्यूल को धीरे धीरे खत्म करने और नवीनीकरण ऊर्जा बढ़ाने के नियम को तय करता है। और ये काम जो करता है, तीन मुख्य इसके लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य है कि जो फोसिल फ्यूल जो होता है का विस्तार रोकना, यानी कि इसके विस्तार को रोकना है, यानी कि नए कोयला प्लांट, नई तेल गैस ड्रिलिंग या नए फोसिल फ्यूल प्रोजेक्ट बंद करना, मौजूदा फोसिल फ्यूल उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना। एकदम से तो खत्म नहीं कर सकते, तो चरणबद्ध तरीके से खत्म करना ये कार्य करता है, यानी कि धीरे धीरे तेल, गैस, कोयले से निकलकर स्वच्छ ऊर्जा की ओर जाना, ये इसके लिए कार्य करता है। न्यायपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन, यानी कि गरीब देशों या छोटे द्वीपों या फिर जोखिम वाले समुदायों को पैसा, तकनीक और सहयोग दिलाना ताकि वे साफ ऊर्जा अपना सके। क्यों बनाया गया ये? क्योंकि जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण फोसिल फ्यूल का जलना है। किस लिए है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए है, समुद्र की सतह का बढ़ना, समुद्र मौसम की चरम घटनाएं, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव। इसलिए 100 से ज्यादा वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं, 2000 प्लस संगठन और कई शहर इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्मल पावर प्लांट में किस मिश्रण को अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर इसका बी है, MSW चारकोल बायोमास प्लांट। केंद्र सरकार ने कोल आधारित पावर प्लांट में चारकोल प्लस बायोमास
प्लेट्स के जो फायरिंग को अनिवार्य इसे कर दिया है। भारत सरकार ने थर्मल पावर प्लांट में क्या अनिवार्य किया है? सरकार ने तय किया है कि कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट अब सिर्फ कोयला नहीं जलाएंगे, यह दो चीजों के मिश्रण से मिलकर जलाना अनिवार्य हो गया है। इसे बोलते हैं डाइवर्ड चारकोल, यानी कि कूड़े से बना जो चारकोल, और एक होता है बायोमास प्लेट से कृषि अवशेषों से बने प्लेट्स, पैलेटर्स, और यानी कि यह अब एक तरह का फायरिंग होगा। कोयला प्लस ये दो ग्रीन ईंधन इसमें कार्य करेंगे। अब एक एक करके अगर इसे आप समझना चाहते हैं तो देखिए अब ये है क्या। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इसका मतलब है, जो पहला हमने किया था ड्राइव्ड चारकोल से मतलब है MSW से मतलब है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, यानी शहर का कूड़ा कचरा। इस कचरे को प्रोसेस करके उसे चारकोल जैसे ईंधन में बनाया। यह कोयले का पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। और एक होता है बायोमास पैलेट्स है जो, तो ये क्या है? यह पैलेट्स किसान जली कृषि अवशिष्ट, यानी कि पराली, भूसा या लकड़ी के टुकड़े, पत्ते, गन्ने का कचरा आदि से बनाया जाता है। यह साफ और कम धुआं बनाने वाले ग्रीन फ्यूल होते हैं। सरकार ने यह अनिवार्य क्यों किया है? क्योंकि कोयले पर जो निर्भरता है कम करने के लिए किया है। भारत आज 70% जो बिजली बना रहा है वो कोयले से बना रहा है, और ग्रीन ईंधन मिलाने से कोयले की खपत घटती है। दूसरा है, कूड़े से निपटान की बड़ी समस्या को हल करने के लिए भी MSW चारकोल में बदलकर लैंडफिल कम होंगे। पराली जलाने को रोकने के लिए किसानों की पराली को बायोमास प्लेट्स बनाकर जो है खरीदा जाता है, इसे स्मोग भी कम होगा, और CO2 उत्सर्जन कम करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल चेयर प्रॉपर्टी फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? ये कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर इसका डी है, ये कोलकाता में हुआ है। ये 8वां एडिशन है। इसे साहित्यिक कविता महोत्सव कहते हैं। आयोजन स्थल इसका कोलकाता यानी कि भारत में है। 28 से 30 नवंबर तक ये होगा, और यह अंतर्राष्ट्रीय कविता मंच है जहां कवि विभिन्न देश भाषाओं से आते हैं और अपनी कविता प्रस्तुत करते हैं और साहित्यिक संवाद करते हैं। 2025 में इस आयोजन में 13 देशों के 16 भाषाओं में कविताएं प्रस्तुत करी जाएगी। इसकी जो मुख्य विशेषता क्या है? तो ये थे आज के करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से जो है ये अति महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, UPSC, IAS, PCS, अदर एग्जाम, SSC, RRB, NTPC, दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस, किसी भी एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल है। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।